गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन एलिमेंट बुक का चैप्टर 10th और 10th क्लास से इसका बेसिक उठाते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल है रेक्टेंगुलर एक्सिस। जब दो परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं बेटा हम, दो परपेंडिकुलर लाइन जनरली एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल हो उनमें से और एक वर्टिकल हो, और दोनों का जो ओरिजिन है वो कंसाइड कर जाए। ओरिजिन ले लें इसका कहीं पर हम और वो कंसाइड कर जाए, यहाँ पर कंसाइड कर गया ये, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम आपके सामने ये है कार्टेशियन रेक्टेंगुलर सिस्टम। जब दो हॉरिजॉन्टल लाइन जनरली एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उनका ओरिजिन कंसाइड कर जाए और 90 डिग्री पर वो आपस में इंटरसेक्ट करती हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन या एक वर्टिकल लाइन, तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन रेक्टेंगुलर एक्सिस। तो ये होता है रेक्टेंगुलर एक्सिस। एक ओब्लिक एक्सिस भी होती हैं जो CBSE के सिलेबस में नहीं है, ये होती है ओब्लिक एक्सिस, इनको बोलते हैं ओब्लिक एक्सिस। तो फिलहाल हम काम करेंगे रेक्टेंगुलर एक्सिस के ऊपर। तो ये है रेक्टेंगुलर एक्सिस। उसके बाद इसमें जो सेकंड टॉपिक आता है वो होता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे हम प्लॉट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट में जो है बेटा वो तीन टाइप होती हैं, तीन। फर्स्ट टाइप ये जिसमें कोई एक क्या हो नॉन जीरो और दूसरा जीरो हो, जैसे ये है। सबसे पहले तो ये है 0 0 बोलते हैं इसको। दूसरा है कि एक नॉन जीरो एक जीरो, जैसे कि 4 0। यहाँ पर y की वैल्यू 0 है अगर, तो y की वैल्यू 0 है तो आपने उस पॉइंट को x एक्सिस पर प्लॉट करना है। अगर मान लो वो 4 0 है तो ये आ गया 4 0। मान लो वो -3 0 है तो ये आ गया -3 0। तो यानी कि अब आप ऐसा पॉइंट डेफिनेटली प्लॉट कर सकते हो जिसमें एक पॉइंट 0 हो दूसरा नॉन जीरो हो। जीरो कौन सा हो? ऑर्डिनेट। x की वैल्यू को बोलते हैं अबसिसा और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट, और दोनों को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। किसी पोजीशन को शो करने के लिए है ये पॉइंट, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो अब आपने ऐसा पॉइंट प्लॉट करना सीख लिया जिसमें y की वैल्यू 0 हो, ऑलवेज 0 हो, वो हमेशा x एक्सिस पर प्लॉट किया जाएगा। अब ऐसा पॉइंट जिसमें y की वैल्यू 0 ना होकर x की वैल्यू 0 हो और ऑलवेज 0 हो x की वैल्यू, तो वो पॉइंट y एक्सिस पर प्लॉट किया जाएगा। जैसे कि 0 5 है तो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में लेकर, और ये आ गया 0 5। जैसे 0 -1 है तो ये आ गया 0 -1, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसका अबसिसा ऑलवेज क्या हो 0, ऑलवेज लाइज ऑन y एक्सिस। अब एक ऐसा पॉइंट जिसमें ना अबसिसा 0 ना ऑर्डिनेट 0, तो वो इन चार क्वाड्रेंट में से कहीं पर भी आ सकता है, इन चारों में से कहीं पर भी आ जाएगा। जैसे कि मान लो वो 3 4 है, 3 4 पॉइंट प्लॉट करना आपने, तो x की वैल्यू 3 लेंगे 1 2 3 और यहाँ पर 90 का एंगल उठाएंगे। y की वैल्यू 1 2 3 4 लेंगे, यहाँ पर 90 का एंगल उठाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा 3,4, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें x और y यानी कि अबसिसा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि -3 4 लेना आपने तो -3 इधर लेना पड़ेगा x की वैल्यू, और y की वैल्यू 4 यहीं पर रहेगी, तो ये आ जाएगा -3 4। जैसे -3 -4 लेना आपने तो 1 2 3 4 -4 ये हो गया, -3 ये हो गया, -3 -4। जैसे कि आपने लेना है 3 और -4 तो 1 2 3 और ये -4 3 -4, यानी कि आपने ऐसा पॉइंट भी प्लॉट करना सीख लिया। वैसे तो 10th क्लास में सीख लिया था जिसमें दोनों क्या हो नॉन जीरो हो, तो ऐसा पॉइंट कहीं पर भी आ सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, कहीं पर भी, ठीक है ना।
कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं साइन। मैंने आपको बता ही दिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा। जैसे इस क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होंगे, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, और इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स लेस देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0 एंड वाई लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई लेस देन 0। इस लाइन को जनरली बोलते हैं हम एक्स ओ एक्स डैश, यानी कि एक्स एक्सिस। तो अगर वाई एक्सिस के राइट में आप एक्स लेते हो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा यहाँ पर पूरे एरिया में, इंक्लूडिंग दिस लाइन। और अगर वाई एक्सिस के लेफ्ट में लेते हो आप तो एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक ऐसे ही इस लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई ओ डैश वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी वाई लेते हो आप इस रीजन में तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, इंक्लूडिंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर 0 हो जाएगा, और एक्स एक्सिस से नीचे हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। तो हमने पढ़ा बेटा रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट कैसे लिए जाते हैं, और साइन स्कीम पढ़ चुके हम कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा अबसिसा या ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने सीख लिया कि एक पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है। अब जब एक से ज़्यादा पॉइंट हो जाएं तो उनमें एक रिलेशन बननी स्टार्ट हो जाएगी, और वो रिलेशन है, सबसे पहली रिलेशन है उनके बीच की डिस्टेंस। जो रिलेशन है वो और भी कई तरह की बनती हैं, लेकिन सबसे पहली डिस्टेंस है उनके बीच की डिस्टेंस। तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है अगर आपने, मान लो ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, और इनके बीच की आपने डिस्टेंस निकालनी है भाई। तो एफ बी आपने निकालनी है, एफ बी की लेंथ। तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। शायद डेरिवेशन की आपको ज़रूरत होगी नहीं 10th क्लास में इसका डेरिवेशन, वैसे बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगी मेरी। तो क्या है कि ज़रूरी नहीं है फार्मूला ऐसे रट्टा मारना फार्मूले का। दोनों के अबसिसा का डिफरेंस ले लो, दोनों के x का डिफरेंस लेकर उसका स्क्वायर कर दो। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, x1 माइनस x2 करो चाहे x2 माइनस x1 करो। दोनों के y का डिफरेंस ले लो और उसका स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले दो, बस डिस्टेंस आ जाएगी। अब थोड़ा सा डेरिवेशन में इसका दे देता हूँ। देखो वैसे तो आपने कर रखा है, ये परपेंडिकुलर डाल लो, ये परपेंडिकुलर डाल लो, ये परपेंडिकुलर डाल लो। ये पॉइंट हो गया x2, 0, ये पॉइंट हो गया x1, 0। ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस तो x2 हो गई और ये डिस्टेंस x1 हो गई, तो ये डिस्टेंस बच गई x2 माइनस x1। अब जितनी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये होगी x2 माइनस x1, क्योंकि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल 90 के हैं। अब वो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, उसकी अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती हैं। ऐसा रेक्टेंगल जिसके सारे एंगल 90 के हों, उसकी अपोजिट साइड डेफिनेटली क्या होती है, इक्वल। यहाँ पर परपेंडिकुलर डालूंगा, ये हो गया y2, 0 y2 हो गए पॉइंट, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया 0 y1। तो ये जो डिस्टेंस है y2 होगी, ये डिस्टेंस y1 होगी, तो y2 माइनस y1 हो गई है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये आ जाएगा सीधा सीधा। एफ बी का स्क्वायर आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, रूट लेंगे तो एफ बी आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये था डिस्टेंस फार्मूला। अब मैं बताऊंगा आपको एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ कहाँ कहाँ करना है और किस तरह के सम आपके सामने आ सकते हैं इससे रिलेटेड। यानी कि डिस्टेंस फार्मूला सीख चुके बेटा आप।
अब आपने सीखना है कि डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर आपके सामने किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा सारी टाइप बताने की, लेकिन सारी टाइप कभी नहीं बता सकता कोई, क्वेश्चन कैसा भी बना सकता है बनाने वाला, ठीक है ना। उनका काम ही होता है बेटा इस तरह की स्टेटमेंट बनाना कंसेप्ट को यूज़ करके। तो फर्स्ट तो सबसे इजी है कि जैसे कोई दो पॉइंट मिलेंगे आपको, उनके बीच की डिस्टेंस पूछ ली जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। जैसे एफ बी आपसे रिक्वायर्ड है, एफ बी, तो एफ बी आप जानते हो दोनों का एक्स आपने सेपरेट करना है, 1 में से 4 सेपरेट करो या 4 में से 1 सेपरेट करो, मर्जी है आपकी। और दोनों के वाई सेपरेट करो, 5 - 2 और अंडर द स्क्वायर रूट। तो एफ बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 9 हो गया, अंडर द स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 3√2, 2 × 9 हो गया ना, तो 3√2 आ गया। यूनिट और लिख देना, यूनिट होती इसकी, यूनिट लेस नहीं होती डिस्टेंस। तो सिंपल सम है ये। तो उसके बाद है कि आपको ये बोल दिया जाएगा फाइंड वैल्यू ऑफ के सच दैट डिस्टेंस ऑफ एफ बी इज़ 3√2। एफ बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, 3√2। तो यही फार्मूला लगाकर इसमें क्या है कि 1 की जगह क्या है के, तो यहाँ पर के आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है ना, दूसरी टाइप का। अब इसमें और बहुत सारी टाइप है, ये भी कर सकता है, ये भी यहाँ पर भी ये वेरिएबल लगा सकता है, किसी की वैल्यू भी पूछ सकता है। तीसरी टाइप का जो सम है बेटा, वो आपको कोलिनियरिटी चेक करवाएगा। कोलिनियर पॉइंट, डबल ओ आएगा ना, सिंगल, डबल एल है ना, कोलिनियरिटी, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला कोलिनियरिटी चेक कर सकता है। वैसे तो कोलिनियर चेक करने के मैं आपको 6 मेथड बताऊंगा, लेकिन फिलहाल डिस्टेंस फार्मूले के भी आप पर मैं बताने लग रहा हूँ। कोलिनियर चेक करने के और भी मेथड डिस्कस करेंगे हम। तो कोलिनियर कैसे बताएगा, ये देखो। कोलिनियर आप जानते हो ए बी और बी सी का सम अगर ए सी के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो खाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी आपको। डिस्टेंस निकाल कर दो छोटी डिस्टेंस का सम बड़ी के इक्वल आ गया, तो समझो ये पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। क्योंकि ऑर्डर ज़रूरी नहीं ना, ऑर्डर मिलेगा आपको, पॉइंट मिलेंगे, कोमा लगाकर ऑर्डर थोड़ा ना मिलेगा कि मैंने बी को बीच में लिख दिया, सी भी बीच में हो सकता है। बस आपने ये करना है कि नहीं, दो छोटी डिस्टेंस का सम बड़ी डिस्टेंस के इक्वल दिखाना। उसके बाद जो डिस्टेंस फार्मूला है वो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल भी आइडेंटिफाई कर सकता है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि अगर तीनों साइड इक्वल हैं, यानी कि आपको वर्टेक्स मिलेंगे तीनों के ए बी सी के। अब अगर तीनों साइड इक्वल है ना, तो ट्राइंगल कौन सी होगी, इक्विलेटरल। कोई दो इक्वल हो गई, कोई दो, तो आइसोसेल्स हो गई। और तीनों अनइक्वल हो गई तो स्केलन हो गई। और दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के इक्वल हो गया तो राइट एंगल्ड हो गई। और दो साइड इक्वल हो गई और दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के इक्वल हो गया तो राइट एंगल्ड आइसोसेल्स हो गई, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अपने बेस पर ये चेक कर सकता है। उसके बाद ये चेक कर सकता है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी चेक कर सकता है ये, है ना, क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे चेक करेगा, डिस्टेंस निकाल कर ही करेगा। जैसे कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो वैसे तो क्वाड्रिलेटरल की टाइप चेक करने के लिए और भी मेथड हैं अपने पास, और इससे काफ़ी इजी हैं, वो बताएंगे जब उनका टॉपिक करवाएंगे। लेकिन फ़िलहाल केवल डिस्टेंस फार्मूले के दम पर कैसे क्वाड्रिलेटरल चेक होता है देखो। अगर सारी साइड अनइक्वल हैं तो ये स्केलन हो ही गया। और क्वाड्रिलेटरल की जब बात आती है तो मेन तरीके से 4 क्वाड्रिलेटरल की बात आती है, रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल। इन्हीं की बात आती है एग्जाम में, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने होते हैं। तो इन्हीं चारों में से मैं चेक करूँगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अगर चारों साइड इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम हो गया,
चारों साइड इक्वल हैं तो सब सॉरी अपोजिट साइड अगर इक्वल हो गई तो ये पैरेललोग्राम हो गया, अपोजिट साइड, ठीक है ना। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। उसके बाद पैरेललोग्राम की एडजासेंट साइड इक्वल होगी तो रोम्बस बन गया, क्योंकि दो एडजासेंट साइड इक्वल होगी तो चारों इक्वल होगी, चारों निकालने की जरूरत नहीं है आपने। पैरेललोग्राम की दो एडजासेंट साइड इक्वल तो चारों इक्वल, तो रोम्बस बन गया ये, ठीक है ना। रोम्बस तक का सफ़र तय कर लिया हमने। अब रोम्बस के अगर डायगोनल इक्वल होंगे तो रोम्बस क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। और अगर ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के बाद अगर इसके डायगोनल इक्वल हो गए तो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो चार क्वाड्रिलेटरल हो गए, यानी कि रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। और उसके बावजूद एक हो गया ओनली रोम्बस, ओनली रोम्बस, ओनली पैरेललोग्राम, ओनली रेक्टेंगल, तीन ये हो गए भाई। ओनली रेक्टेंगल कब होगा, जब वो स्क्वायर नहीं होगा। मतलब क्या है कि आमने सामने की साइड इक्वल हो गई और डायगोनल भी इक्वल हो गए, ऐसा तो स्क्वायर में भी होता है और रेक्टेंगल में भी होता है ऐसा। यहाँ पर 90 के एंगल बन गए सारे, 90 के तो चेक नहीं कर पाएंगे हम इससे, वैसे कर सकते हैं 90 के चेक। इसका स्क्वायर इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा तो 90 का एंगल बन गया, ठीक है ना। अब अगर इसकी चारों साइड इक्वल नहीं हुई ना और बाकी सारा काम हो गया तो इसको आप ओनली रेक्टेंगल बोल सकते हो, वरना स्क्वायर को भी रेक्टेंगल बोला जा सकता है। ओनली पैरेललोग्राम कब होगा, जब इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी और डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, तो ये ओनली पैरेललोग्राम हो जाएगा। चारों साइड इक्वल नहीं है, आमने सामने की साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है, तो ओनली पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओनली रोम्बस कब होगा, जब ये स्क्वायर नहीं होगा, चारों साइड इक्वल होंगी और डायगोनल अनइक्वल हो जाएंगे, तो इसका नाम पड़ जाएगा ओनली रोम्बस। क्योंकि वैसे तो रोम्बस हम स्क्वायर को भी बोल सकते हैं। तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इसने चेक कर दी भाई। उसके बाद डिस्टेंस की बात मैं अगर करूं, डिस्टेंस की, डिस्टेंस फार्मूला तो है ही ये, तो ये और क्या कर देता है, किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकता है। जैसे कोई पॉइंट 3, 4 है तो उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट कर देगा ये। तो क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा 30 और डिस्टेंस फार्मूले से इसकी डिस्टेंस आ जाएगी 4, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4। तो यानी कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस भी निकाल सकता है ये किसी पॉइंट की, वाई एक्सिस से डिस्टेंस भी निकाल सकता है ये किसी पॉइंट की, इसकी डिस्टेंस होगी 3 वाई एक्सिस से पॉइंट की, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी 4। ओरिजिन से तो डिस्टेंस निकाल ही पाएगा, 0, 0 वो तो स्टार्टिंग में ही हो चुका, 2 पॉइंट हो गए थे अपने पास। उसके बाद इसी में मैं आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बता देता हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, प्रोजेक्शन भी बता देता हूँ मैं आपको, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बता देता हूँ मैं आपको, इमेज बता देता हूँ मैं आपको, या रिफ्लेक्शन, डिस्टेंस फ्रॉम इमेज बता देता हूँ आपको। देखो ध्यान से, जैसे कोई पॉइंट है आपके पास 3,4 रेक्टेंगुलर एक्सिस में के ऊपर, तो आपने बताना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, 30। ये जो मैंने बताया ये डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड नहीं है, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, जो इससे पहले मैं पढ़ा चुका आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। तो इसलिए इसको मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो इसी में शामिल है, अब आगे जो डिस्टेंस होगी। तो कोई आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे एक्स एक्सिस पर, तो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। कोई आपसे प्रोजेक्शन पूछे इसका, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो यही हो गया इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर।
प्रोजेक्शन दो तरह का होता है, एक लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन, एक पॉइंट प्रोजेक्शन। इसको पॉइंट प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रोजेक्शन होता क्या मैं बताऊं बेटा, आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं 3D में इसको, 12th में, 11th में नहीं। तो प्रोजेक्ट और साथ में वेक्टर में, 12th क्लास में वेक्टर में पढ़ेंगे हम इसको। जैसे यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है, इसके ऊपर पड़ गया लाइन सेगमेंट के ऊपर लाइट, तो नीचे जो इसकी परछाई की लेंथ होगी ना, वही इसका प्रोजेक्शन होता है। सीधी देसी भाषा में बताया मैंने आपको, ठीक है ना। जैसे मेरे ऊपर, मेरे सर के ऊपर यहाँ पर लाइट लग जाए और इस तरफ जो मेरी परछाई बनेगी वो मेरा प्रोजेक्शन हो जाएगा। अब मेरे सिर के ऊपर लाइट लग जाएगी, बिल्कुल सिर के ऊपर, और थोड़ा सा हवा में उड़ जाऊंगा मैं, तो नीचे एक पॉइंट बन जाएगा ना पैरों के नीचे, वो पॉइंट प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो ये है वो पॉइंट प्रोजेक्शन। इसके सिर के ऊपर लाइट लग गई ऐसे, तो यहाँ पर ये पॉइंट, इसके पॉइंट की परछाई पॉइंट ही आ जाएगी, बिल्कुल इसके ऊपर लाइट लग गई तो इसको प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। कई बार कंपटीशन में आ सकता है कि इसका प्रोजेक्शन निकालो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो प्रोजेक्शन मीन्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बता ही चुका, इसकी किससे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से बता चुका मैं, पहले बता दिया मैंने। अब इमेज से और बता देता हूँ मैं, इमेज से नीचे लिख रखी मैंने। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर से मैं बता चुका कितनी होगी, 4 यूनिट। उसके बाद इसकी इमेज भी पूछ सकता है आपसे, इस पॉइंट की इमेज। तो इमेज जितनी डिस्टेंस पर ये है बेटा, उतनी डिस्टेंस पर ये इमेज हो जाएगी, ये होगी इमेज x, y, ठीक है ना। सेक्शन फार्मूले में दोबारा से बताऊंगा मैं इसको, इमेज को यहाँ पर बताता हूँ ही, साथ में सेक्शन फार्मूला करेंगे फिर दोबारा बताऊँगा। तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया। बस मिड पॉइंट की हेल्प से आप x y निकाल सकते हो। x + 3/2 राइट में 3 रखना, x की वैल्यू मिल जाएगी। y + 4/2 राइट में 0 रखना, y की वैल्यू -4 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये था इमेज फाइंड आउट करना। और रिफ्लेक्शन भी इसी को बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम इमेज, इस पॉइंट की इसकी इमेज से डिस्टेंस। इमेज दो तरह के होंगी, एक y एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगी, एक x एक्सिस के। तो बोला यानी कि मिलेगा गिवन कि भाई x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज की डिस्टेंस क्या होगी इस पॉइंट से, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज से डिस्टेंस क्या होगी इसकी। तो ये डिस्टेंस निकाल कर डबल कर देना चाहिए, 8 हो जाएगी, ठीक है ना। ये डिस्टेंस 3 होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं और इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। वैसे मैंने इन सभी की डेरिवेशन की एक वीडियो बना रखी है, 11th की प्लेलिस्ट में डाल रखी है बेटा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो, ठीक है ना, सभी के डेरिवेशन उसमें। तो सेक्शन फार्मूला क्या है, देखो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई पॉइंट है, जैसे आपके पास P पॉइंट, वो P पॉइंट इसको M1:M2 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो आपने इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो वो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखो इसका सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे x, यानी कि अब्सिस्सा। वो क्या हो जाएगा, mx + mx डिवाइडेड बाई m + m। और यहाँ पर लगाना आपने 1 2 2 1 इस तरीके से। वन टू 2 1 और 1 2, 12 21 बोल सकते हो इसको। उसके बाद y निकालना आपने, y ये हो जाएगा my + my और डिवाइडेड बाई m + m। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिखना आपने 1 2 और 2 1 और 1 2। ये है सेक्शन फार्मूला।
अब जो मैं आपको 2D करवाने लग रहा हूँ, अगर ये क्लियर हो गई आपकी तो 3D मेरे को करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी। क्योंकि 3D में क्या है कि एक एक पॉइंट और इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, Z और इंक्लूड हो जाएगा। जैसे कि डिस्टेंस फार्मूले की अगर बात करें हम, तो 2D में डिस्टेंस फार्मूला ये था, देखो ये था x1 y1, तो डिस्टेंस फार्मूला था x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। अगर ये 3D का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर Z1 आ जाएगा, यहाँ पर Z2 आ जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। तो केवल एक कोऑर्डिनेट और ऐड होता जाएगा और सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा 3D में। तो 2D को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 3D के लिए। और 3D जो है 12th क्लास में तो है ही, बहुत बड़ा चैप्टर 12th क्लास में, +1 में भी है, और ग्रेजुएशन में तो पूरा पेपर है 3D का, सॉलिड ज्योमेट्री के नाम से। जैसे कि फिजिक्स का एक पेपर है अपना, केमिस्ट्री का है, मैथ का, ऐसे ही पूरा एक पेपर है 3D के नाम से, सॉलिड ज्योमेट्री के नाम से। तो इसमें भी Z की वैल्यू और आ जाएगी mz प्लस mz बाई m प्लस m, अगर 3D का क्वेश्चन होगा तो ये मैंने आपको बताया इंटरनल डिवीजन का। एक एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, हाँ, बीच में माइनस आ जाएगा उसमें। 10th क्लास में नहीं था ये, लेकिन जो बच्चे NTSC के सेक्शन में थे बेटा उनको मैंने करवाया था ये, और ड्राइव भी करवाया था कि एक्सटर्नल डिवीज़न कैसे बना है, इंटरनल डिवीजन्स में कन्वर्ट करके करवाया था मैंने। देखो बता देता हूँ। जैसे कि ये कोई पॉइंट, ये कोई A है, पॉइंट B है, और इसको प्रोड्यूस करने से P पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं मेरे को, जो इसको M1 is to M2 में डिवाइड करता है। M1 क्या है AP, M1 और M2 का रेशो क्या है ये लिख दिया मैंने, ये रेशो होता है AP बाई BP, यानी कि AP बाई BP। P शामिल करना है दोनों के साथ, A के साथ भी P शामिल करना, B के साथ भी, AP और BP, इसका रेशो M1 बाई M2, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो एक्सटीरियर वाला जो है फार्मूला वो ना भी लगाएं आप, ऐसा भी हो सकता है, इसको इंटीरियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर बताऊंगा आपको, फिलहाल ये बता देता हूँ। तो इसमें जैसे x की वैल्यू निकालो आप, तो ये हो जाएगी mx माइनस mx और डिवाइडेड बाई m माइनस m, और y की वैल्यू हो जाएगी my माइनस my डिवाइडेड बाई m माइनस m। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 1, और यहाँ पर आएगा 1 2, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 1, और यहाँ पर 1 2। इसमें एक ध्यान रखना बेटा आपने, इसमें तो आपकी मर्जी है, ये स्टेप ये टर्म आगे लिख सकते हो, ये पीछे लिख सकते हो, और नीचे वाला एज इट इज पड़ा रहने दो, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर आपने ये आगे लिख दिया और ये पीछे लिख दिया तो गलत आंसर आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो फिर आपने M2 माइनस M1 लिखना पड़ेगा नीचे, मतलब यहाँ पर M1 अगर आगे है तो यहाँ पर भी M1 को इसका प्री फैक्टर लिखना पड़ेगा, ये प्री फैक्टर, तो ये प्री प्लेस पर ही लिखना पड़ेगा आपको। और M2 सेकंड प्लेस पर है, अगर मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में M2 है, तो इसमें भी सेकंड टर्म में M2 ही लिखनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसे कर दिया M2 माइनस M1 तो ये गलत हो जाएगा, या तो फिर इसमें भी ये टर्म आगे लिखो, ये पीछे लिखो, फिर ठीक हो जाएगा। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है। अब मैं दोनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन लेकर आपको करवा देता हूँ, यानी कि सेक्शन फार्मूले की एप्लीकेशन ही बता देता हूँ मैं, उसमें सारी बातें आ जाएंगी। सबसे पहले तो यही इसी तरह का सम आ जाएगा, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, 1 2 3 4, और इसके कोऑर्डिनेट निकालें जो इसको 1:2 में डिवाइड करता है। मैंने आपको बताया सेक्शन फार्मूला इंटीरियर डिवीजन के लिए, एक्सटीरियर डिवीजन के लिए, और इसके कर्लरी और बता देता हूँ मैं, मिड पॉइंट फार्मूला, इसकी कर्लरी।
यानी कि अगर M1 M2 इक्वल हो जाएं, जैसे 2 2 हो जाए, 1 1 हो जाए, 4 4 हो जाए, तो ये इसका मिड पॉइंट आ जाए, मिड पॉइंट बोला जाएगा इसको। तो उसमें फिर ये M1 M2 की जगह ये रखेंगे ना आप, जैसे इसकी मैं रखा था मैंने ये फार्मूले में 1 2 2 1 और 1 2। तो इसमें क्या है, M1 की जगह क्या आ जाएगा 1, M2 की जगह क्या आ जाएगा 1, M1 की जगह 1 आ जाएगा, M2 की जगह 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा फार्मूला। तो ये इसकी कर्लरी हो गई, यानी कि उप परिणाम। एक आपके पास लाइन सेगमेंट है, अगर उसके मिड पॉइंट की आपको ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसे निकाल सकते हो आप। तो भाई ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, करवाने की ज़रूरत नहीं मेरे को, है ना। वैसे एक मैं करवा देता हूँ छोटा सा, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी अभी सॉल्यूशन में इसकी। ये अगर एक्स वाई ले लिया मैंने, तो एक्स की वैल्यू मैं निकालूंगा, देखो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, एक्स वाले के साथ, मतलब इस रेशो की एक्स के साथ, इस रेशो की एक्स के साथ, और लोअर पार्ट में कितना आ गया 3, ठीक है। कितना हो गया 7/3। थोड़ा सा ऐसा एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिससे थोड़ा सा वैल्यू बड़ी आ जाए। तो यहाँ पर अगर मैं लूँ 3 से डिवाइड करना मेरे को, तो मैं 6 ले सकता हूँ ऊपर, या फिर क्या ले सकता हूँ 9। तो यहाँ पर मैं 6 ले लेता हूँ, 2 इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ की, 2 1 की मल्टीप्लाई, ये गलत मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करनी थी और 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करनी थी, ये आएगा 5/3। तो मैं चाहता हूँ कि ये कंप्लीट थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया जाए, उसके लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ अपने एग्जाम्पल में। यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, 6 ले लूँ मैं यहाँ पर। 6 कब ले सकता हूँ, जब मैं यहाँ पर 3 लूँगा। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 6 और ये हो गया 3, यानी कि 9/3 यानी कि 3, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू, फिर y की वैल्यू निकालनी हमने। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ 4, और ये आ गया यहाँ पर 3। इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है ना। 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 5, 9/2, ये भी 3 आ गया, 3 3 आ गया ये, ठीक है ना। पॉइंट कैसे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, डेसिमल में भी आ जाएंगे, फ्रैक्शन में भी आ जाएंगे। वैसे मैंने अपने पास से ऐसा एग्जाम्पल लिया जिससे थोड़ा सा फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि एक्सटीरियर डिवीज़न अब मेरे को समझाना बेटा आपको, एक्सटीरियर वाला डिवीज़न। एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये था अपने पास ए बी एक लाइन सेगमेंट, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे हमने, पी के, और रेशो दे ही रखा था 1 2 का, 1:2 में ये इंटरनली डिवाइड करता था, इंटरनली, ठीक है ना। एक हिस्सा इस तरफ, एक हिस्सा इस तरफ, इंटरनली। अब एक और स्टेटमेंट लेता हूँ मैं एक्सटर्नली की। देखो बच्चों, ए बी मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसको नीचे वाले को देखना आपने, ऊपर नहीं, अब ऊपर मत देखना बिल्कुल भी, इसको देखना। सेकंड एग्जांपल में जो मैंने लिया है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो आया अपना, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इस लाइन को प्रोड्यूस करने के बाद कोई पॉइंट आता है पी, उसके आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो पॉइंट इसको 3:2 में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। स्टेटमेंट ऐसे आ सकती है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी विच डिवाइड ए बी इन 3:2 एक्सटर्नली। ये ऐसे ही बोल सकता है कि बी को प्रोड्यूस करने के बाद पी पॉइंट आता है जो इसको डिवाइड करता है 3:2 में, उसकी पॉइंट निकालिए। या डायरेक्ट बोल देगा कि पी के कोऑर्डिनेट निकालो जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ऐसे। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करवाता हूँ, ठीक है ना, एक इंटरनल डिवीजन से और एक एक्सटर्नल डिवीजन से। तो इंटरनल, पहले एक्सटर्नल डिवीजन से करते हैं।
तो उसके लिए मैंने बताया था फार्मूला एम एक्स माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाई एम माइनस एम। यहाँ पर 1 2 2 1 1 2। वाई के लिए बताया एम वाई माइनस एम वाई और नीचे एम माइनस एम, यहाँ पर 1 2 2 1 1 2। तो m1 क्या है आपका 3, यहाँ लिख दिया मैंने m1 की जगह। x2 क्या है आपका 3, ये x1 है ये x2 है। x2 क्या आपका 3 माइनस m2 क्या है आपका 2, x1 क्या है आपका 3, x1 भी 3 है। कितना भी वो रखना आपने यहाँ पर। m1 माइनस m2 क्या हो गया 1, तो हो गया 9 9 माइनस 6 यानी कि 3 आ गया। ठीक है ना। अब y की वैल्यू निकालनी मेरे को, तो m1 की जगह क्या रखूँगा 3, y2 की जगह क्या रखूँगा मैं 3 और माइनस m2 की जगह क्या रखूँगा 2 और y2 की जगह भी 2 और नीचे 3 माइनस 2 यानी कि 9 माइनस 4 5। तो ये पॉइंट आ गया मेरा कितना आया 3 5 ना। तो देखो ये ऊपर वाला इक्वेशन बनाया था मैंने, यही इक्वेशन लिया था मैंने, क्योंकि इसमें तो क्या था, इसमें तो ये रिक्वायर्ड था, ये रिक्वायर्ड था, ये दोनों गिवन थे। इंटरनल डिवीजन था 1 2 का, 1 2 में डिवाइड करता था ये इसको। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको इरेज करके और ये 2 ले लिए, ये 2 लेकर, और ये लेंथ कितनी होगी, ये 1 है ये 2 है, तो ये सारी 3 नहीं होगी और ये 2 बच गई, तो 3 2 का रेशो ले लिया। मैंने बताया था रेशो कौन सा होता है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट है अगर P तो AP और BP का रेशो होता है यहाँ पर, AP BP का। तो देखो एक्सटर्नल डिवीजन से मैंने इसका आंसर निकाला, अब इंटरनल डिवीजन से निकालता हूँ मैं इसी का आंसर, इसका। ये तो मैंने आंसर चेक करवाया आपके सामने कि आंसर मेरा सही है या गलत है, यही एग्जाम्पल लेकर, ना तो मैं और भी कोई एग्जाम्पल ले सकता था। अब मैं इसको इंटरनल डिवीजन में कन्वर्ट करके आंसर निकालता हूँ। अगर कोई बाई चांस एक्सटर्नल डिवीजन ना लगाना चाहे तो वो इंटरनल डिवीजन में कन्वर्ट कर सकता है। इसको कैसे कर सकता है, देखो ये A है ये B है जो कि है 3 2 और 3 3 और ये P है जिसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं मेरे को, और मेरे पास रेशो है AP BP का क्या है 3 2। मैं चाहता हूँ मेरे पास रेशो AP BP का आ जाए, AP BP का, सॉरी AB BP का। मैं चाहता हूँ मेरे पास रेशो AB BP का आ जाए, फिर इसके ऊपर इंटरनल डिवीजन लगा दूंगा मैं। तो 1 माइनस कर दिया मैंने दोनों तरफ से। तो डायग्राम आपको बताएगा कि AP में से BP गया, क्या बच गया, AP सारी है और BP है तो AB बच गया। तो AB बाई BP 1:2, तो 1 2 का रेशो आ गया। अब इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू आराम से निकल जाएगी, ठीक है ना, इंटरनल डिवीजन से। अब माइनस नहीं लगाना आपने। तो 10th क्लास में थे तो एक्सटर्नल डिवीजन के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था NCERT की बुक में, लेकिन हमने उसको इस तरीके से किया था, एक्सटर्नल से नहीं किया। तो भाई मैं बताने चले आऊँ आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑन सेक्शन फार्मूला। तो 2 क्वेश्चन तो ये बता दिए मैंने आपको कि इंटरनल पूछ सकता है, एक्सटर्नल पूछ सकता है। उसके बाद जो है उसके बाद आपके सामने ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, ऑर्डर में नहीं लिखेगा जैसे मैंने ऑर्डर में लिख दिए, ये ऐसा कहेगा कि भाई फाइंड द रेशो इन विच P डिवाइड ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट पॉइंट A एंड B, यानी कि AB लाइन सेगमेंट जो है उसको P किस रेशो में डिवाइड करता है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। तो K/1 ले लेना और इसके हेल्प से K की वैल्यू निकाल लेना, इसके हेल्प से 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, K की मल्टीप्लाई 4 के साथ, नीचे आ जाएगा K+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 3K + 3, राइट में 1 + 4K, और ये इधर वो उधर, इधर से उधर करेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया मेरे ख्याल में, है ना, ये आ गया K, ये आ गया 2, K की वैल्यू 2 आ गई।
तो ये आ गया आंसर 2:1 में इंटरनली डिवाइड करेगा ये पी पॉइंट इसको इंटरनली। मैंने डायग्राम बिल्कुल सही ले लिया था, बीच में ही पॉइंट आएगा कहीं पर। तो रेशो आपसे पूछ सकता है वो, तो इस तरीके से आपने रेशो निकालना। अगर बाई चांस माइनस का आ जाता तो फिर आपने बताना था कि P जो है वो AB को 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। फिर P पॉइंट कहाँ पर हो जाएगा, बाहर इससे P यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगर ये माइनस की वैल्यू आ जाती तो K की वैल्यू नेगेटिव आ जाती। ये इससे 2 हो गया, ये 1 हो गया, 2:1 में डिवाइड कर दिया एक्सटर्नली। ठीक है ना। तो दो टाइप के ये क्वेश्चन हो गए आपके, इंटरनली एक्सटर्नली डिवीजन निकलेगा, पॉइंट दे रखा होगा आपको। फिर नेक्स्ट है कोलिनियरिटी भी चेक कर सकते हो आप सेक्शन फार्मूले के दम पर। कोलिनियरिटी जैसे कि यही क्वेश्चन उठा लूँ मैं, 1 2 3 2 और 4 5। मैंने ऑर्डर में लिख दिए, आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा यहाँ पर, सीधे पॉइंट मिलेंगे ऐसे 1 2 3 2, आगे पीछे हो सकते हैं पॉइंट, कोई कहीं पर हो सकता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नोट, चेक कीजिए कि कोलिनियर है या नहीं। और यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले से यूज़ करेंगे हम, इस यूज़ करके इसको चेक करेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि इसके मैं 6 मेथड बताऊंगा। 3 पॉइंट को कोलिनियर कैसे चेक करते हैं, 6 मेथड, 6 में से 2 दूसरा हो चुका है, ये दूसरा है ये। तो भाई इसको K:1 लेकर K की वैल्यू निकाल लो आप, इसकी हेल्प से निकाल लो। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, K की 4 के साथ, नीचे आ जाएगा K+1। और फिर 2 की हेल्प से K की वैल्यू निकालो। यहाँ पर 2 बार निकालनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ। अगर दोनों बारियों में वैल्यू सेम आती है K की, दैट मीन्स ये पॉइंट कोलिनियर है। यहाँ से तो मैंने निकाल ली थी, 2 आ गई थी, यहाँ से देख लेता हूँ। 2K+2, राइट में 2 + 5K, ये उधर चला गया और वो उधर आ गया, तो ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर। ये क्या आ गया यहाँ पर, 5K - 2K 3K, और ये क्या हो गया 0। चेक कर लेता हूँ एक बार। 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, K की मल्टीप्लाई 5 के साथ, और नीचे आ जाएगा K+1। तो यहाँ से तो K की वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि ये 3K हो गया है। हाँ, तो K की वैल्यू आ गई 0। तो ये पॉइंट्स क्या हुए, कोलिनियर नहीं हुए। ठीक है ना। तो वो जो पहले वाला क्वेश्चन किया था मैंने, वो भी अधूरा कर दिया अब। यानी कि मैंने केवल इसकी हेल्प से तो K की वैल्यू निकाल ली थी, इसकी हेल्प से तो K की वैल्यू निकाली ही नहीं थी मैंने। तो दोनों की हेल्प से K की वैल्यू अगर सेम आ जाती तो फिर वो रेशो आ जाता, जो भी रेशो आता है इसका। ठीक है ना। वैसे बुक वाला आपके सामने ऐसी गड़बड़ नहीं करेगा, ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कि फाइंड द पॉइंट इन विच P डिवाइड A एंड B, ऐसा फाइंड द रेशो इन विच P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB। तो उसमें आपको कोलिनियर ही पॉइंट देगा वो हमेशा। ठीक है ना। बाई चांस कंपटीशन के क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि जैसे ऑप्शन बना दिए जाएं कि भाई 2:1, 1:2, 3:5 और डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ इस तरीके से एक ऑप्शन आ जाए। फिर ऐसी स्टेटमेंट आपके सामने आ सकती है कि वह एग्जिस्ट नहीं करता रेशो, क्योंकि कोलिनियर ही नहीं है, तो एग्जिस्ट कैसे करेगा। वरना जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसी गड़बड़ नहीं होगी कि कोलिनियर पॉइंट ना देकर फिर आपसे रेशो पूछ लेगा वो, तो कोलिनियर पॉइंट ज़रूर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन तो हो ही चुका था। अब ये चेक करना था हमने कि ये कोलिनियर हैं या नहीं। तो K की वैल्यू अगर दोनों केसेस से अगर सेम आ जाती तो कोलिनियर हो जाते, वरना नहीं। ठीक है ना। उसके बाद इसके कर्लरी मैं आपको बता ही चुका। और क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि फाइंड द रेशो इन विच y एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। मतलब y एक्सिस इसको किस रेशो में डिवाइड करती है। देखो सिंपल सी बात ये है, अगर रेशो मिलेगा तो पॉइंट पूछा जाएगा, पॉइंट मिलेगा तो रेशो पूछा जाएगा। ठीक है ना। और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे पॉइंट भी देकर रेशो भी पूछकर और यहाँ पर डाल दे x की वैल्यू निकाल लो। तो ये तो सारी टाइप करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हो। ठीक है ना। मेन काम है
कि अगर पॉइंट दिया जाएगा तो रेशो रिक्वायर्ड होगा, रेशो गिवन होगा तो पॉइंट रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिया उसने, ना रेशो दिया और ना पॉइंट दिया, तो क्या करूँ अब मैं? हाँ, तो इसने इनडायरेक्टली आपको क्या दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट आपको दे दिया उसने इनडायरेक्टली, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स हमेशा क्या होगा 0। तो k रेशो 1 लेकर मैं x की हेल्प से k की वैल्यू निकाल पाऊंगा। यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, k की इसके साथ 6 के, तो k की वैल्यू आ गई -1/6, यानी कि 1:6 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगी y एक्सिस को। ठीक यही क्वेश्चन x एक्सिस का भी आ सकता है कि x एक्सिस को किस रेशो में डिवाइड करती है, तो x एक्सिस को डिवाइड करेगी तो x एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू क्या होगी 0। अब की बार y की हेल्प से आप ये निकाल सकते हो। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द पॉइंट वेयर y एक्सिस कट दिस लाइन सेगमेंट, पॉइंट भी पूछ सकता है आपसे। तो रेशो आ गया तो पॉइंट भी तो आ जाएगा। इसमें भी आपसे पॉइंट भी पूछ सकता है कि फाइंड द पॉइंट वेयर x एक्सिस कट दिस लाइन सेगमेंट, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट वेयर लाइन x + y + 1 = 0 कट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, 4 एंड 6, 7, यानी कि 1, 4, 6, 7 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को ये लाइन किस पॉइंट पर कट करती है, किस रेशो में कट करती है, दोनों चीज़ें पूछ सकता है। तो भाई k रेशो 1 ले लो आप, इसमें k रेशो 1 ले लिया और x y की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 1 + 6k / k + 1 और y की वैल्यू निकल गई 4 + 7k / k + 1। ये x y की वैल्यू निकल गई। अब ये x y जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है, और ये आप 10th क्लास में पढ़ ही चुके कि एनी पॉइंट विच लाई ऑन द ग्राफ ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर किसी के ग्राफ के ऊपर है स्ट्रेट लाइन के, तो वो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो ग्राफ के ऊपर होगा। अब एक्स वाई किसके ग्राफ के ऊपर है, इसके ग्राफ के ऊपर, तो इसको सेटिस्फाई ज़रूर करेगा ये। तो एक्स की जगह आपने क्या रखना है, ये 1 + 6k / k + 1। वाई की जगह आपने रखना है ये 4 + 7k / k + 1, और प्लस में 1 राइट साइड में 0, k + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इन दोनों के लोअर पार्ट से हट गया और यहाँ पर आ गया ये राइट साइड 0। तो ये आ गया 8 + 6 14k और 5 + 1 6 -6। तो के कैलकुलेशन चेक कर सकते हो बेटा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है जल्दबाजी में। तो -3/7। तो भाई ये जो लाइन है ये इसको एक्सटर्नली 3:7 में डिवाइड करेगी, और आपसे कोई पॉइंट पूछ ले तो पॉइंट अब आ सकता है आपका, के की वैल्यू यहाँ रख दो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि भाई फाइंड द रेशो इन विच लाइन ज्वाइनिंग 1, 2, 2, 3 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 1, 4 एंड 6, 7। इसमें पजल होने का डर ये है, कुछ बच्चे इसका रेशो निकाल देते हैं, रिक्वायर्ड है इसका रेशो, इसलिए मैंने लिखा है ये। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो रेशो पूछा है उसने इसका, दो तरीके से स्टेटमेंट बोली जा सकती है। एक तो ऐसे देखो, फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, 3 एंड 1, 2, CD बोल देता हूँ, ज्वाइनिंग C एंड D डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, ऐसे बोल सकता है। या पूछ सकता है फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B डिवाइडेड बाय द लाइन सेगमेंट C एंड D, ऐसे पूछ सकता है। तो दो तरीके से स्टेटमेंट आ सकती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपने जो रेशो है वो इसका निकालना है या इसका निकालना है। वैसे तो इसमें कोई गड़बड़ होगी नहीं, ईजी है, यही गड़बड़ हो सकती जो मैंने बताई आपको। अब इसके बाद इसको कैसे करना आपने, इसके या अपने पास देखो मेथड, तो एक तो ये मेथड है, इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए जो आपने अभी नहीं सीखी है, जो हम चैप्टर के 3rd एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, 3rd 4th से।
इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, फिर ये ऐसा ही बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल सेम। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 और y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1। x1 y1 ये ले लेता हूँ मैं, तो y1 की जगह मैंने रख दिया 2, x1 की जगह रख दिया मैंने 1 और y2 की जगह रख दिया मैंने 3 यहाँ पर, ये y1 है सॉरी, और y1 की जगह रख दिया मैंने 2 और x2 की जगह रख दिया मैंने 2 और x1 की जगह 1। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। अब ये ऐसा इक्वेशन बन गया सेम टू सेम। तो ये थी बेटा सेक्शन फार्मूले के ऊपर जो टाइप आएंगी इक्वेशन की, बहुत सारी टाइप हैं ये, और टाइप इनसे ज़्यादा भी आ सकती हैं भाई, वो कोई सामने आएगी तो जब देखेंगे उसको। फिलहाल आप भी कम से कम ये रिवाइज कर लो, और इससे ज़्यादा कोई टाइप है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसको भी मैं कंसीडर कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो बेटा, कंटिन्यू करते हैं कल।